अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। शहनाज़ीन, 8 फरवरी 2024 इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान हो चुका है। सिंध की सियासत में सियासी जोड़ तोड़, मेल मुलाकातें, इसके अलावा पुरानों से जो ताल्लुकात थे वो दोबारा इस्तेवार किए जा रहे हैं। पुरानी रंजिशों को भुलाकर दोबारा से हाथ मिलाया जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन डेट करीब आ रही है, हर सियासी जमात अपने सियासी पत्ते बिछा रही है। कराची की नुमाइंदा जमात MQM इलेक्शन से कबल भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार पहले भी थी और आज भी है। MQM की सियासत किस जानिब जा रही है, और अभी जो हमने जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त देखी वो ये कि MQM पाकिस्तान ने तारीख़ में पहली बार किसी सियासी जमात से इक़्तिदार में आने से पहले सीट एडजस्टमेंट कर ली है। तो ऐसा MQM की जानिब से क्यों किया गया है? और दूसरा ये कि बल्दियाती निज़ाम की अगर हम बात करें तो बल्दियाती निज़ाम में MQM का सबसे ज़्यादा होल्ड रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुखालिफिन का ये इल्ज़ाम है, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि उसके बावजूद जो MQM पाकिस्तान है वो कराची को कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकी है। ये भी जो शहर के मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं, और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये भी कहना है कि अब जो MQM की सियासत है वो मुर्दा घोड़े से ज़्यादा नहीं है। तो MQM पाकिस्तान ने जो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली है, तो नून लीग तो सिंध में उस तरह से एक्टिव है भी नहीं। ये जो सीट एडजस्टमेंट है या जो उनके साथ चलने का ऐलान है, क्या MQM को फ़ायदा पहुंचाएगा या फिर इसका फ़ायदा नून लीग को पहुंचेगा? साथ ही साथ नून लीग से सिंध में इत्तेहाद कर लेना MQM की सियासत को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाने जा रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से ये कहा गया कि हम एक बड़ा इत्तेहाद करने जा रहे हैं, एक बड़ा प्लान करने जा रहे हैं, एक बड़ी तहरीक लेकर आ रहे हैं। तो MQM का आइंदा की सियासत के लिए तर्ज़ अमल क्या है, हिकमत अमली क्या है? सफ़ा कमाल ने जब बात की तो उनका ये कहना था कि हमें अगर सिर्फ 5 साल दे दिए जाएं तो हम शहर का नक्शा बदल देंगे। लेकिन ऐसे तो बहुत से मौके MQM के पास आए, लेकिन उसके बावजूद जो शहर का नक्शा है वो नहीं बदला जा सका। फिर पीपल्स पार्टी के साथ MQM इख्तियार में रही, इत्तेहाद में रही, लेकिन अब जब वो टाइम गुजर गया, वो 16 माह गुजर गए, तो अब पीपल्स पार्टी MQM पर और MQM पीपल्स पार्टी पर सख्त इल्ज़ाम तराशी कर रही है। ये जो सारे मामलात हैं ये किस जानिब जा रहे हैं? MQM को इलेक्शन से कबल तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या निगरान हुकूमत से MQM में समझती है कि वो शफ़ाफ़ इंतख़ाबात करवाने जा रही है? इसके अलावा जो नून लीग से इत्तेहाद है, क्या वो MQM को फ़ायदा देने जा रहा है? और MQM की अगले इलेक्शन में लेकर जो हिकमत अमली है वो क्या है? क्योंकि ये भी इत्तलात आई हैं कि पंजाब में भी नून लीग के साथ जो है वो MQM अपना कुछ प्लान कर रही है, कुछ उम्मीदवार वहाँ से भी खड़े किए जाएंगे। तो इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के प्रोग्राम में MQM पाकिस्तान के बानी रहनुमा रऊफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम इन मामलात पर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध की सियासत को लेकर, कराची की सियासत को लेकर MQM की हिकमत अमली क्या है, नून लीग का इत्तेहाद है, MQM को क्या फ़ायदा पहुंचाने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ MQM पाकिस्तान के बानी रहनुमा रऊफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर, MQM हर हुकूमत के साथ इत्तेहाद में रही है, इक़्तिदार में रही है, लेकिन उसके बावजूद MQM का यही शिकवा है कि वसाइल नहीं मिले, इख्तियारात नहीं मिले। अब आपने नून लीग से भी इत्तेहाद कर लिया है, सीट एडजस्टमेंट कर लिया, तो आपको लगता है कि ये फ़ायदा पहुंचाएगा आपको, और ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? देखिए, आपने अभी इंट्रो में बहुत सारी बातें भी की, और अभी ये जो आपने सवाल किया ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है कि नंबर एक कि हम हर हुकूमत में शरीक रहे और उसके बावजूद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे। तो पहले इसको एड्रेस करते हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि इंतख़ाबात में शामिल होना, शरीक होना, लड़ना, ये इस बात की है कि हमें नुमाइंदगी का हक़ दिया जाए और हम उसको डिलीवर करें आवाम के लिए। MQM ने जितने भी माहदे किए 88 से लेकर अब तक, वो बाकायदा तहरीरी माहदे थे और उन जमातों के साथ थे जो पार्लिमानी जमातें थे, जो इलेक्शन जीत के आई थी, क़तई नज़र इस बात के कि वो जागीरदार थे, सरमायादार थे, वाट एवर थे, लेकिन जीत के तो वही आए थे। हुकूमत तो उन्होंने फॉर्म करनी थी, तो उन्हीं से तो बात करनी थी। नंबर 2, उनकी भी ज़रूरत MQM थी, क्योंकि अगर हम उनको 88 में वोट ना डालते हैं तो इनकी भी हुकूमत नहीं बननी थी पीपल्स पार्टी की। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ की जब हुकूमत बनी, उस वक्त भी हम बैलेंसिंग वोट में थे। हम अगर वोट नहीं डालते तो इनकी वफाकी हुकूमत भी नहीं बनती। पहले आपकी सीटें भी ज़्यादा थी।
इत्तेफाक था। इस दफ़ा भी 2018 में जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ और गंदे इंतखाबात हुए थे, उसमें भी अल्लाह ताला ने ये किया कि 6 सीटें होने के बावजूद भी MKM की सीटें बैलेंसिंग वोट बनी। अगर हम वोट इमरान खान को ना डालते, PTI को नहीं डालते, तो इनकी भी हुकूमत नहीं बनती थी। ये कुदरत की तरफ से एक इनाम सर हमेशा। वो फैसला सही था गलत था? आज कौन आपको सा? क्या लगता है जो PTI के साथ आप चले? मैं तो आपको अपने दाने से बताऊं कि मैं तो एक लम्हे के लिए भी इस बात के लिए कायल नहीं था कि PTI के साथ हुकूमत में शामिल हो, क्योंकि हमें इनके रवैयों का पता था, इनका अंदाज़। आप देख नहीं रहे थे कि जो सड़कों पे ये करते फिर रहे थे, या जब ये गवर्नर और वफाकी वज़ीर बने और जिस तरह ये हैवी बाइक लेके सड़कों पे घूम रहे थे, तो ये सारी चीज़ें तो हमें अंदाज़ा था। लेकिन मैं पार्टी ने जो फैसला किया वो पार्टी का फैसला कतई नहीं था, तौर पर नहीं था 2018 में PTI में जाने का। वो डंडा डोली करके जबर के ज़रिए शामिल कराया गया था और आखिर वक्त तक इसी तरीके से रखा गया। MKM के तमाम लीडरशिप के मुकदमात जारी रहे, छोटे छोटे, जो बाद में हम 6 साल बाद बरी हुए। जी तो वो तो टॉपिक ही अलग है। वो तो इंतहाई गलीज़ तरीन इंतखाब था। सर नुकसान पहुंचाया उस फैसले ने? ये उस फैसले ने हमें क्या नुकसान पहुंचाना था? पूरे पाकिस्तान को नुकसान उन लोगों ने पहुंचा दिया जिन्होंने ये फैसला करके इन जैसे लोगों को लेके आए थे। जो भुगतान भुगता वो पाकिस्तान ने भुगता, हमने क्या भुगतना था? आपकी सियासत को भी तो नुकसान हुआ ना उससे? हमारी, मैं आपको एक बात तो, ये हुकूमत अभी जब ख़त्म हुई है इनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, जी जी। 1 साल पहले, 8 महीने पहले एक डेलीगेशन आया हमारे पास। अच्छा। और मैं पहली दफ़ा बैठा था उसमें। PTI का डेलीगेशन था जिसमें गवर्नर सिंध आए थे, शाह महमूद कुरैशी और ये सब आए थे। अरे ये आते भी थे अपने एक अंदाज में, जैसे तज़ीक आमेद नहीं होता क्या, उनको पता था कि हमने तो इनको जबर की हालत में बांध बूंद के बिठाया हुआ है, तो ये आते थे शाहाना अंदाज में। तो मैं पहली दफ़ा बैठा था, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए आपने ये मुआहदा क्यों किया MKM के साथ, जो आप वायदे पे अमल दरामद नहीं कर सकते थे। ये इनके लिए पहला शॉकिंग हुआ था कि MKM के प्लेटफॉर्म से उनको ये बात की जा रही थी। और मैंने ये बात कही थी शाह महमूद कुरैशी और सिद्दीक़ इस्माइल वगैरह जो थे। मैंने कहा बात सुने, हम जो आपके साथ खड़े हुए हैं ना, तो अवाम में MKM के जो अवाम है, कराची के जो अवाम है, वो हमसे शदीद गुस्से में आपके साथ होने से और आपसे शदीद नफ़रत करते हैं। आप क्यों नहीं ये इन तमाम चीज़ों को, आपको ये मुआहदे नहीं करने चाहिए। ये बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई थी, पता नहीं आपने ही उनसे कही? भरे इजलास में वो थी, 52 हमारे अरकान राब्ता कमेटी थे, इनकी पूरी टीम मौजूद थी। और इनको ये बात याद होगी क्योंकि इतना टफ जो आर्गूमेंट थे वो उनको ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा हमको ही मिले थे, क्योंकि वो तो ये बैठे हुए थे कि इनके तो सैयां कोतवाल हैं, ज़रा सी बात करते हैं तो उठा के मुकदमे और केस। खैर बहरहाल मैं फिर दोबारा इसी पॉइंट के पर आ रहा हूँ। तो MKM ने जो हर इलेक्शन में MKM की ज़रूरत तमाम नेशनल पार्टी रही, पीस पार्टी भी रही, और आपने देखा होगा कि ये आगे मुआहदे करते थे, हम जाके मुआहदे नहीं करते थे। लेकिन ये तो बाख्तियार फरीक का इख्तियार है कि वो जो मुआहदे करे उस पर इम्प्लीमेंट करे। ये वफाकी हुकूमत, ये सूबाई हुकूमत है, इनका फ़र्ज़ बनता था कि हमसे मुआहदे किए तो इस पर इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अगर ये अपने मुआहदे पे अमल भी ना करें, उसके बाद अपने पॉलिटिकल बारगेनिंग भी करें, तो इसका नुकसान इन्हीं को होता रहा, हमें नुकसान नहीं रहा। सर PTI ने तो चले वादे पूरे ना किए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने क्या किए? पीपल्स पार्टी के भी आपसे शदीद इख्तलाफात हैं। वो बिल्कुल शदीद इख्तलाफात है भी इसीलिए ना कि PTI का तो मामला ही बिल्कुल डिफरेंट था ना। आप PTI का तो MKM को छोड़ ही दीजिए ना। यहाँ से कराची के लोगों ने हालांकि धाली से जीते थे, लेकिन मैं मानता हूँ चलो जीत के 2018 में वज़ीर आज़म यहाँ से मुंतखब होकर जा रहा है। सदर पाकिस्तान जो आज तक बैठा हुआ है वो भी कराची से जीत के जा रहा है। तो क्या हशर किया है इस शहर का। गवर्नर यहाँ पर उनका सारी लेकिन छोड़े। अब हम आगे चलते हैं। इस पार्टी के साथ भी हमारे मुआहदे हुए। ये इनको चाहिए था कि एक फितरी इत्तेहाद पीस पार्टी के साथ जो बनाया जा सकता था, जो इन्होंने नहीं बनाया, ना बनने दिया, और ये निकला कि बिल्कुल यहाँ पर एक अजनबी हुकूमत बरसर इक़्तिदार रही। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर, लड़काना, यहाँ तो बिल्डोज करके रख दिया है। लेकिन पीपल्स पार्टी का कहना है कि बल्दियात में तो सबसे ज़्यादा होल्ड MKM पाकिस्तान का रहा, शहर खंडर बन गया। तो आपके पास क्या रुकावटें रही? अगर आप इक़्तिदार में रहे तो आपके पास क्या रुकावटें थी? क्यों शहर को आप उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकते? नहीं, उसके देखिए, उसके अंदर जिस तरीके की लोकल गवर्नमेंट थी, उसमें मैं ये तो मानने के लिए तैयार हूँ कि हमारा जो मेयर और ये जो अभी पिछले जो उस पर गुजरे, उसमें जो कोताहियाँ, खामियाँ और गलतियाँ थी, वो तो जवाब
जो आखिरी मेयर गुजरा है वो खुद जवाब दे और उसकी पूरी टीम दे। मैं उसके ऊपर तो ज़्यादा कोताहियां वैसे कुछ एमक्यूएम की हैं। डेफिनेटली ना, जो काम किया जा सकता था वो नहीं हुआ ना यहाँ पे, और सब अपने आपा बुआ के झगड़ों में पड़ गए। ये इस वाली बात कर रहा हूँ। लेकिन एमक्यूएम का जब भी लोकल गवर्नमेंट एमक्यूएम के पास आई, ख्वाह फारूक सत्तार के ज़माने में आई, डॉक्टर फारूक सत्तार के, या मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में आई, वसीम अख्तर, नहीं इन दोनों की मैं बात कर रहा अच्छा। हूँ। इन्होंने तरक्की की शहर ने, और जितने भी तामीराती काम हुए हैं इस शहर में, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर में, ये एमक्यूएम ही के दौर में हुए। जब एमक्यूएम हट गई, इख्तियार में नहीं रही, तो किसी ने भी करके नहीं दिया। 15 साल से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लेकिन सर यही तो पीपल्स पार्टी कहती है, बता दें एमक्यूएम वाले कि उनके क्रेडिट पे क्या काम है, क्या किया उन्होंने सिंध के लिए, हैदराबाद के लिए, कराची के लिए। नहीं तो ये इसके लिए तो पूरी फहरिस्त बनेगी। मसला तो ये है कि ये खुद बताए कि उन्होंने क्या किया। देखिए, पहली बात यह है कि अभी जो इलेक्शन हुए जिसमें एमक्यूएम ने बाइकआउट किया, इसमें हम ऐसा ट्रैप हमारे लिए तैयार था कि अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो हमेशा के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी 75,000 लोगों पे होती और बाकी जो लोग थे उनके लिए 25,000 की। तो हमसे तो ये बारगेनिंग, हालांकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजल रहमान ने गारंटी ली थी, और पीपल्स पार्टी के साथ हमारा मायदा हुआ था। इन्होंने उस पर भी सिर्फ मायदे की बातचीत और मुज़ाकरात और फिर ये तमाम सर चीज़ें, एतबार तोड़ा है हर सियासी जमात ने। ये तो वफा नहीं कि एतबार तोड़ा, धचका पहुंचाया। ये कॉन्फिडेंस जो डेफिसिट है वो तो है ना, और उसका भुगतान इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भी भुगतेगी। और अगर नून ने अब अगर डिच किया इस मामले में, क्योंकि 2 दफ़ा तो ऐसा हो चुका है एमक्यूएम के साथ, लेकिन एमक्यूएम बहुत ही स्टैटिस्टिक्स और बड़ा कैलकुलेट मूव करके इलेक्शन लड़ती है। या आज भी नहीं, 88 में भी हम ऐसे लड़ते थे। हमें मालूम होता है कि कौन सी जगह पर हमारे कितने वोट हो गए। हम तो गिन के वोट कैलकुलेट करते हैं, जिसको ये लोग कहते हैं ना दांडी वाली। क्योंकि बाकी जगह तो ये अंधाधुन पैसों से खरीद के बोरियां शनाख्ती कार्ड गिलाते हैं और भरते हैं। सर अभी भी यही कुछ एमक्यूएम को तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं कि इंतखाबात को ख़रीदा जाएगा। ये तो है, इसमें कौन सी दो राय नज़र नहीं आ रहा है। अभी निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकेगी। आपको वो क्या कराएंगे, वो बेचारे क्या कराएंगे। वो पहले वो तो कहते हैं हम आए इसीलिए कि शफाफ इलेक्शन, वो 2-3 महीने के लिए एंजॉय करने के लिए आए, घूमने फिरने आए, तो वो उधर घूम फिर लें, तफरी कर लें। क्योंकि जो संजीदगी नज़र आनी चाहिए, जितना बड़ा टास्क, ये कोई मामूली टास्क नहीं है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा देना, पाकिस्तान का मुस्तकबिल का जिसका फैसला होना है, और वो काम सिर्फ एक काम इनके सुपुर्द है। अगर वो भी ये सही तरीके से नहीं कर सके, जो अभी नज़र नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि 2-2.5 महीने तो इलेक्शन के लिए रह गए। लेकिन जिस तरीके से प्लेजर ट्रिप्स हो रहे हैं वज़रा के, यानी इलेक्शंस तो होंगे, लेकिन आपको शकूक व शुबहात हैं कि वो शफाफ नहीं है। देखिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना। फिर आज देखिए, बात यह है कि जब आप उलझने पैदा करेंगे तो शक तो पैदा होगा ही होगा। आपने तो इतने उलझने पैदा कर दी ना। आप मुझे बताइए, केयर टेकर का क्या मतलब है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए फेयर किस्म के लोगों को लाके बिठाएं। यहाँ तो सारे का सारा सिस्टम ही वही बैठा हुआ है। कोई इधर से आगे बिठा रहे हैं, कोई उधर से बिठा रहे हैं उनको, और सबकी वफादारी। किसका सिस्टम है? नून लीग का? नहीं, मैं तो पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, नून की भी। मसला ये है कि जो आके बैठे हैं उनके बारे में सबको पता है कि इनकी वाबस्तगी किस जमातों से। फिर जो अफसरान लगे हुए हैं पहले, कितने कैलकुलेटेड मूव थी कि जिनको केयर टेकर में लाना था उन अफसरान को पहले निकाल के अलग करके न्यूट्रल कर दिया, दूसरे बंदे लगा दिए, और फिर इसके बाद जी अब तो हम सेटअप चेंज करें। ये सिस्टम की खराबी, सिस्टम की खराबी नहीं है, जानबूझ के किया जा रहा है। सिस्टम को जानबूझ कर खराब किया जा रहा है ना। सिस्टम बजाते खुद तो खराब नहीं हो सकता है। अच्छा, इस बार जो आपने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट कर लिया है, तहरीरी तौर पर लिखवा लिया, और कितना आपको इस बात की कितनी उम्मीद है कि इस बार आपको धोखा नहीं मिलेगा? क्योंकि जब पहली दफ़ा ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ हुआ तो वो नून लीग के दौर में ही हुआ था, तो वो पुरानी रंजिश। दूसरी दफ़ा भी ऐसी हुआ, तो सर तीसरी दफ़ा की तीसरी दफ़ा पीपल्स पार्टी के वक्त में भी हुआ, नसीरुल्लाह बाबर के ज़माने में भी हुआ, सबने किया। फिर उससे बढ़ के इमरान खान साहब ने जो 4 साल में किया। तो इस पर दिल पर पत्थर रखकर फिर आपने, देखिए, हमें तो ये मायदा करना होगा ना। लेकिन अभी इस दफ़ा जो मायदा हुआ वो इस लिहाज से बड़ा मुनफरिद है। देखें, मैं आपको पहले आपके इस प्रोग्राम में बता देता हूँ कि
MQM के प्लेटफॉर्म से एक नारा लगाया गया था, वो बाकायदा जेन्युइन था वो, कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को 20 सूबों में तकसीम किया जाए, इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए और 20 सूबे बनाए जाए, जिसमें पंजाब, सिंध, उसमें। और वो जो बनाया गया था उसमें 3 अफराद थे, जिसमें लीड मैं कर रहा था उसको, और वो हमने बना के उसमें कलरिंग भी की और तमाम जगह पे भेज दिया था कि पाकिस्तान को अगर आपने इसको स्टेटस को से निकालना है तो इसको 20 सूबों में तकसीम करें इंतज़ामी उमूर में। खैर वो तो चलता रहा, वो तो क्या होना था, लोगों ने तो यहाँ उसको अपनी अना का और मजहबी जुनूनियत में लेके चले गए कि पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन अब MQM ने एक और जो दिया है, और ये बड़ा मैराथन हुआ है इसके ऊपर, MQM की तमाम लीडरशिप ने बैठ के रब्ता कमेटी ने और इस कमेटी ने, कि ज़िलों को आप मजबूत कर दें, जितने भी ज़िले हैं पूरे पाकिस्तान में, और लोकल गवर्नमेंट को आप वो कर दें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप फाइनेंशियल अवार्ड जब वफाक से जारी होता है वो स्कूलों में आके रुक जाता है और चीफ मिनिस्टर के बाद, तो उसको भी वहाँ से तय करके तमाम ज़िलों में लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। लोकल गवर्नमेंट जो है, जो ज़िले हुकूमतें हैं, वो सड़कें बनाए, नालियाँ बनाए, रोड बनाए, सफाई बनाए, गाली गलौज जो भी है वो वहाँ पे जाए। ये सूबाई MP MNA का काम थोड़ी है कि सड़कें और नालियाँ बनाती फिरें, ये लोकल गवर्नमेंट बनाए। इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इंसाफ और इख्तियार बिल्कुल ग्रास रूट के ऊपर आ जाएगा, और फिर यहाँ से तरक्की की राह खुलेगी। क्योंकि अगर आप ये कर देते हैं, ये सिर्फ कराची का नहीं, बल्कि मैं तो ये इस पर थोड़ा सा इजाफे के लिए भी बात करता हूँ कि कराची, पेशावर, कोयटा और जो दारुल खिलाफा है पूरे सिंध के, उसको आप मेगा सिटी डिक्लेयर करके उसको और फैसिलिटेट कर दें। लेकिन आप ज़िले हुकूमतों को अगर फैसिलिटेट कर देते हैं तो पाकिस्तान का ये 90% मसला जो ग्रास रूट के ऊपर जो वैक्यूम है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है सर, जो बल्दियाती इलेक्शन का आपने बायकॉट किया, आप बल्दियाती इलेक्शन में नहीं गए, जबकि आप कराची की नुमाइंदा जमात भी कहलाए जाते हैं सर। ये हमें सर बिल्कुल है, लेकिन आपको लगता है कि वो फैसला गलत था, या आपका वोटर उस फैसले से नाराज तो नहीं हुआ कि उनको छोड़ दिया? असल में तो बात वोटर की नहीं थी, बात ये थी कि जो ट्रैप तैयार सर, जो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हारने का खौफ था आपको, तो आप सामना नहीं कर सकते। हारने का खौफ कि अभी इलेक्शन में नहीं कूद रहे हम, या बाई इलेक्शन हो रहे थे तो हम इलेक्शन के अंदर नहीं आ रहे थे। हमें कहा कि हारने वाले का खौफ, मसला ये है कि हमारे बाइकाट करने से तो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी वाले जीते उन जगहों से, फायदा पहुंचा ना उनको। इससे पहले भी हमने जब बाइकाट किया था तो उस वक्त भी जो नेमतुल्लाह एडवोकेट आए थे वो उसी सूरत में आए। मसला ये है, मैंने भी आपको बताया कि 75,000 के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूंसी UC की और 25,000 की एक, यानी हम इलेक्शन लड़ेंगे तो 75,000 पे लड़ेंगे और बाकी जो लड़ेंगे वो 25,000 के ऊपर लड़ेंगे। अगर हम इलेक्शन में कूद जाते तो अगर हम उस पर कूदते तो ये लेजिटिमेट हो जाता कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह सही है। जो बाद में सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बाकायदा एक लेटर जारी करके कहा कि नहीं, ये डीलिमिटेशन जो है ये सही नहीं है, और कोर्ट ने भी यही कहा कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, लिहाजा इसके डीलिमिटेशन जो है इसको ठीक किया जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए लोकल गवर्नमेंट के, ये लोकल गवर्नमेंट ऐसे नहीं चल सकती। ठीक है सर, इसी मामले पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, क्योंकि आज हमने ये भी देखा कि फारूक सत्तार ने कहा है कि हम एक बड़ा इत्तेहाद और बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। फिर ये भी इत्तलात हैं कि पंजाब में भी अब MQM अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही है। तो पहले जो MQM थी और आज की जो MQM है वो कितना अपने आप को मजबूत समझती है, और पंजाब में क्या चांसेस हैं, इस हवाले से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम है। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एक बार फिर से। MQM के बानी रहनुमा रऊफ़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी जो मौजूदा MQM है, तमाम धड़े मुत्तहिद हो चुके हैं, आपको क्या लगता है ये पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म है, मजबूत है, एक पेज पर है तमाम सियासी मामलात में? देखिए, धड़े तो अलग बात है, ये टर्मिनोलॉजी के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है कि धड़े थे। बुनियादी तौर पे ये जितने भी हैं ये सब MQM बचपने से MQM के अंदर रहे हैं,
बीच में मामला आगे पीछे हुए, बिछड़ गए थे बीच और बिछड़ गए और इख्तलाफ राय हुआ और ये तमाम चीज़ें हुई, सही या गलत में इसमें पड़े बगैर। ये सब हैं ही MKM के और तरबियत याफ्ता MKM ही के हैं। और मैं इसमें एक लाइटर साइड पे अगर मैं ये कहूँ कि MKM के जो उस्ताद, MKM वैसे जमात के जो उस्ताद हैं वो है जमात इस्लामी। ये वो हमारे कैसे? ये हमारे असातिज़ा में से हैं। अच्छा, हाँ, ठीक। क्योंकि लड़ना इन्होंने सिखाया हमें, वरना MKM जब शुरू में थी तो आप और जनाब के अलावा कुछ नहीं होता था, तो इन्होंने ये तो MKM के लड़के जो है वो तो पथराव कर लेते थे, पत्थर मारते थे, या बहुत ज़्यादा कुछ होता था तो एक उस ज़माने में एक चाकू लेके घूमता था, वो बड़ा बदमाश होता। तो इन्होंने बताया इस्लामी जमीयत उलमा ने और जमात इस्लामी वालों ने कि यार ये चाकू वाकू का दौर नहीं है, ये तो अब पिस्टल और क्लाशनकोफ का दौर है। तो ये हमारे उस्ताद रहे हैं। अब वही चीज़ ज़ाहिर बात है, बसा औक़ात ऐसा होता है कि शागिर्द जो है वो उस्ताद से भी आगे निकल जाता है, दो हाथ आगे निकल जाता है। तो बात यह है कि जितने भी जिनको आप धड़े कह रही, ये बुनियादी तौर पे, और जो भी MKM को छोड़ के दूसरी जमातों में गए हैं ना, आप ये मैं आपको सही बता रहा हूँ कि उन सबको पता है ये पढ़े लिखे लोगों की जमात है। हमारा जो अवाम, हमारा जो वोटर है वो भी हमारा कारकुन की तरफ है, पढ़ा लिखा, उसको मालूम है कि किस दिन और किस वक्त सर, इस बात में तो कोई शक नहीं है, नज़्म ज़ब्त तो आपकी जमात में बहुत। और जो दूसरी जमात में जो है ना गए, वो भी इलेक्शन वाले डे में वो डालेंगे MKM को ही और पतंग को ही वोट डालेंगे। ये तो बिल्कुल सामने की बात है। तो सर जाने की भी ज़रूरत क्या है? इसलिए कि जान बचाने के लिए आप देखें ना, हर 5 साल के बाद एक ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन में 8-8 साल हमें अपनी गवाही साबित करने के लिए अदालतों से 32 मुकदमात, तालियां बजाने। वफादारी तो फिर यही होती है ना कि हालात जैसे भी हों, नहीं तो साथ रहेंगे ना, साथ ना छोड़ें। नहीं, बात यह है कि हमें अपनी मंजिल तक तो पहुंचना है, उसके लिए रास्ते अगर तब्दील होते हैं तो वो थोड़े बहुत रास्ते तब्दील होते रहे। क्योंकि 2002 में जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था लाइज एरिया से, तो नो गो एरिया था, वहाँ हम जा भी नहीं सकते, पूरे इलेक्शन कैंपेन में एक दिन भी नहीं जा सका था। तो जब आखिरी दिन मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे, किसी ने साइकिल का निशान लगाया हुआ था, किसी ने वो थे हमारे कारकुन बैठे हुए वहाँ पर। तो हमें मालूम है कि इलेक्शन वगैरह कैसे लड़ते हैं। आपने दूसरी बात की कि पंजाब में की, जी बिल्कुल, तो पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया गया, वहाँ भी उम्मीदवार खड़े करने वाले। हमारे इससे पहले भी हम लड़ते रहे पंजाब में, लेकिन इस दफ़ा भी तो इस दफ़ा ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से हम लड़ रहे हैं। देखिए हमारे हर ज़िले के अंदर, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत काम है, मुल्तान में हमारे बड़े काम है, फिर अंदरूनी सिंध, दादू जैसी जगह पे टंडोला, हम वहाँ से खुद नहीं जीत सकते अगर हम अपने कैंडिडेट खड़ा करें ना, लेकिन हम किसी को हरवा सकते हैं या किसी को जितवा सकते हैं। इतने हमारे वोट मौजूद इतने हैं। तो पंजाब में भी हमारे कैंडिडेट, अब वहाँ पर हमारा फ़िक्र और हमारा फ़लसफ़ा यही है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की पढ़ी लिखी क़यादत को आप हक़ हुक्मरानी दें। और मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी कहूँगा और मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों से भी कहूँगा, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी कहा है ना कि 5 साल के लिए हमें देते हैं, हम बना देंगे इस शहर को। मैं ये उनकी बात में इजाफ़ा करते हुए कहता हूँ कि 5 साल के लिए आप सूबा सिंध हमें दे दें या पाकिस्तान दे दें, पट्टे पे दे दें 5 साल के लिए लिख के। तो सर पहले था तो आपके पास, इक़्तिदार में तो आप थे ना, तो हमने किया ना, जमात के साथ थे ना। नहीं। तो सर शहर का हाल तो देखें आप, सर कौन सा मसला है जो कराची में नहीं है? अलिफ से लेके ये तक हर मसला कराची। तो आप कोई ट्रांसपोर्ट ले लें, पानी ले लें, पानी कहाँ से एक कतरे को तरस रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास था, MKM के पास। उस ज़माने का पूरा पीरियड उठा के देख लिया, मैं खुद होम मिनिस्टर था। जो मिनिस्ट्री हमारे पास थी हमने परफॉर्म किया। मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे, ये कराची दुनिया के 12 तरक्की पजीर बढ़ते हुए शहरों में से एक शहर था। लॉ एंड ऑर्डर था, मेंटेन थी, ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस थी। हम भी इसी तरीके से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को एक मौका मिलना चाहिए, और ला के उन पढ़े लिखे लोगों को आप ऊपर ला के बिठाएंगे जिनका इंटरेस्ट पाकिस्तान हो, इनका इंटरेस्ट अपनी ज़ात नहीं हो। तो आप ये देखिएगा कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं। अगर 5 साल आपको मिलते हैं, जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, तो इन 5 सालों में आप कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करेंगे जो आपने पहले की हैं? नहीं, हम अपने दौर में तो हमने कोई गलतियां नहीं की। जो अब मिसाल के तौर मुस्तफ़ा कमाल या फारूक सत्तार जब मेयर थे, तो आप देखें ना कि कितने बेहतरीन सिस्टम चल रहा था, हम तरक्की करता हुआ शहर था। ये ब्रिज और ये तमाम चीज़ें आप ये देखें कि 2 अंडर पास अभी बने हैं, उसमें भी पानी भर जाता है आके।
लेकिन ये अंडरपास वो भी इल्ज़ाम वहाँ पे लगाते हैं कि बोरियां रख देते हैं, पत्थर डाल देते हैं, बंद कर देते क्या करें अब ये बतख को तैरना सिखाएंगे तो ऐसा नहीं होता। आप काम करें, आपके पास पूरा बजट था, 15 साल का बजट आपके पास था, आप तो 6 महीने के अंदर इस शहर को तब्दील करके रख देते। लोग भूल जाते हैं एमकेएम को। असल में एमकेएम को रिप्लेस करने वाली कोई लीडरशिप आज तक आई नहीं, इसीलिए हम आज भी मौजूद हैं। या तो हमसे ज़्यादा परफॉर्म करें ना आके। ठीक। तो और फिर पंजाब में भी हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, ख्वाह एक वोट ही हमें क्यों ना मिले। इसी तरीके से जो जैसे फारूक सत्तार ने कहा, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने, कि हम एक ग्रैंड अलायंस कर रहे हैं। हम सर ये ये हमें बताइएगा कि ये फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि एक बड़ा इत्तेहाद करने जा रहे हैं, बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, तो वो ज़रा उसके हमें बताएं ना क्या करने वाले हैं। वो यही है कि और उसूल की बुनियाद पे सिर्फ इलेक्शन जीतना और हुक्मरानी करना नहीं, ये हमारा हक बनता है। इलेक्शन जीतना भी हमारा हक बनता है और हुक्मरानी करना भी हमारा हक बनता है। ये नहीं कि हम इलेक्शन लड़ने के बाद जाके अपोजिशन में बैठ जाएंगे। नो जी, हमें इक़्तिदार चाहिए, हमें पूरा हक चाहिए। हमारे लोगों का, हमारे आवाम का, हमारे बच्चों का ये हक थोड़ी है कि वो बाइकर बन के रात दिन सड़कों के ऊपर सौदा ला के देते रहे। पढ़े लिखे मास्टर्स किए हुए लड़के जो है बाइक ही चलाते और बेचारे लुट जाते हैं, मोबाइल छिन जाते हैं, जान से मार दिया जाता है। आप देखें ना, ये कहीं किसी शहर में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ यहाँ पर हो रहा है। क्यों? मैंने होम चलाई है, मुझे मालूम है ये बगैर मिली भगत के हो नहीं सकता। इस तरह डकैती कोई हो जाएगी कि पूरे ये दुकानें लूट जाए और पूछने वाला कोई नहीं है, पूरा घर लूट जाए और आगे डकैतियाँ हो रही है और पूछने वाला कोई नहीं हो। सर मिली भगत तो है, सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके बगैर हो नहीं सकता। ठीक है। अच्छा सर, ये हमें बताएं कि 2018 में जो इलेक्शन हुए और अब 2024 में जो इलेक्शन हुए, इसका मवाजना आप कैसे करेंगे? क्योंकि उस ज़माने में आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आपकी सीटें कम की गई हैं और पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, अभी सब सेट होगा। 2018 में एक डिज़ास्टर था जो किया गया मुल्क के साथ, कराची और हैदराबाद के साथ तो किया ही गया। कराची के साथ तो 2018 का इलेक्शन थोड़ी हुआ था, ये तो हमारी जीती हुई सीटें उठाकर ज़बरदस्ती छीन कर, और ये क्या कहते हैं, सीने पे बंदूक रख के हमसे सीटें छीन के पीटीआई को दी गई थी। जिनको सुबह उठा के बताया गया तुम एमएनए बन गए, तो उसको यकीन नहीं आ रहा था। जो यूसी का इलेक्शन आ रहा है, वो तो मरहूम आमिर लियाकत भी कह के गए थे ना कि हमें तो लाया गया था। तो अब तो छुपी हुई कोई बात नहीं है ना। 2018 का इलेक्शन तो डिज़ास्टर था इस पूरे मुल्क के लिए, हमारे लिए तो था ही था। ज़ाहिर हम तो बोल भी नहीं सकते थे। जिस तरीके से यानी पंजाब में आप हार रहे हैं तो आपने 10 सीटें यहाँ से उठा के छीन के दी, और इस तरीके से छीन के दी, तो आज देखे ना वो कहाँ है, सब मुँह छुपाते फिर रहे ना। लेकिन बहरहाल अब जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें हमारी पूरी सर इस वैसे जो अभी ये जो जिसके इम्कानात हैं, चांसेस ज़्यादा हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सब सियासी जमातों के लिए नहीं है, और नवाज शरीफ जो हैं वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, तो कुछ वैसा है। ये मेरी तो समझ में नहीं आता कि सबको खेलने का मौका दिया जाए, और ये टर्मिनोलॉजी मैंने इसी इलेक्शन में देख रहा हूँ कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, उनको मिल रही है। सर अभी वैसे क्या आपको उम्मीद है कि नून लीग ही आने वाली है? देखिए, इलेक्शन अवामी सतह पे तो जीता जाता है ना, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलेक्शन बाय टैक्टिक्स भी जीता जाता है। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है और अगर आपने टिकट बांटते हुए, क्योंकि नज़रियात तो है नहीं ना किसी के पास, मैं ये कहूँ कि आप अपने नज़रियात के ऊपर इलेक्शन लड़ें, आप अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ें, आप अपने प्रोग्राम पे, तो ये इनके पास कौन से प्रोग्राम है? ये सारे जागीरदार वडेरे और ये 1200 ख़ानदान हैं जो आधे इधर हैं और आधे उधर हैं। इवन माशाल्लाह भी आता है तो उनके भी आधे लोग इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये 1100-1200 ख़ानदान हैं जिन्होंने दीमक की तरह इस मुल्क को जकड़ के रखा हुआ है, तो इन्हीं में से आना है। अब इसके अंदर जो ज़्यादा अच्छी तरीके से प्ले कर जाए, जो अच्छी तरीके से फील्डिंग सेट कर ले, वही जीतेगा। तो सर अगर घूम फिर के यही कुछ खानदान अगर आते रहेंगे तो फिर मुल्क कैसे बदलेगा? मुल्क की तकदीर कैसे बदलेगी? 70 साल में बदला है, तो फिर आगे भी हम कोई उम्मीद ना रखें? नहीं, तो जब तक ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ऊपर नहीं आएगी तब तक ये सब है। और एक वक्त वो आ रहा है बहुत तेज़ी से, अवाम तो फ्रस्ट्रेट हो गए ना। अभी जो गुज़िश्ता 4-5-6 बरस में हुआ, आवाम को देखे कितना लाताल्लुक़ होकर बैठी हुई। अभी लाताल्लुक़ है, लेकिन जब वो इन्वॉल्व होगी तो एक लहर उठेगी जो इन सब को बहा के ले जाएगी। अभी तो इन सब का एहतसाब होना है, इन 1100-1200 ख़ानदानों का।
जो झोंक की तरह बैठे हुए और इतने ढीठ हैं, इतनी ढिठाई के साथ। आप देखिए इनकी पूरी पूरी गंदी स्टोरियाँ आ रही होती हैं, तो ये क्या बोलते हैं जब इनसे पूछो कि यार आपकी इतनी ऐसी स्टोरियाँ, बोले यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जो हल्के की आवाम है वो जाहिल है, अनपढ़ है, उनको पता ही नहीं है। सर आवाम तो लेकिन अब पहले से ज्यादा बाशऊर है, इतना ज्यादा डसे हैं वो हर सियासी जमात से कि पहले से बहुत बेहतर सोच रहे हैं। ऐसे ही होगा, ऐसे ही करते करते एक वाक़या और एक सानिया होता है और उसके बाद ये पूरा निज़ाम तब्दील हो जाता है। सर पीटीआई को कहाँ देख रहे हैं आइंदा इलेक्शन में? जरा मुल्क की सियासत पे भी वो हमसे खुद बात देखे अपने आप को, वो कहाँ है। नहीं सर आप बताएं ना, आप जो कहाँ किया देखें? धरा उनका है, वो खुद हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम उनके बारे में क्या करें, हम कोई पंडित और जोशी तो नहीं है। हम तो अपने बारे में तो कह सकते हैं कि हम बड़े कैलकुलेट करके मूव कर रहे हैं, आवाम हमारे बड़े बाशऊर हैं, हम आवाम तक गए हैं और आवाम तक को बता भी रहे हैं और ये तमाम चीज़ों के साथ जा रहे हैं। लेकिन एक बात ये तय है कि जो भी हुकूमत आएगी, ये मैं कह सकता हूँ, और ये भी कोई पेशन गोई वगैरह नहीं है, नौजुबान मैं कोई पंडित और जोशी तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात ये तय है कि आने वाली हुकूमत जो होगी वो एम की वोटों के बगैर बन नहीं सकती। एम एब्सोल्युटली बैलेंसिंग पावर की हैसियत से वफाकी हुकूमत में और सूबाई हुकूमत में मौजूद। कितनी सीटें आपको लग रहा है कि आपको मिलेंगी? जितनी भी सीटें होंगी बैलेंसिंग वोट हमारा होगा। हम जिसको वोट देंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वही सीएम बनेगा। तो आपने तो बता दिया ना, आपने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट तो कर लिया, तो फिर हाँ, ये अब उन पर डिपेंड करता है, वो बाख्तियार फरीक है कि वो हमें कैसे हैंडल करते हैं। हमारी ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो अभी हमने वादा किया है जिस बुनियाद पर, ये पूरे पाकिस्तान की तरक्की का राज है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट अगर वो करने के लिए अब वो तैयार हैं वो भी सही, तो अगर वो हो जाता है तो हम उनके यानी साथ पक्का काम आपने कर लिया। सर एक हमें आखिर में ये बता दीजिएगा कि जो सिंध में इत्तेहाद बना है आपका, जीडीए का, आपका, नून लीग का, ये है किसके खिलाफ? पीपल्स पार्टी के खिलाफ है? कामयाब होंगे सिंध में? कुछ नहीं हम किसी के खिलाफ थोड़ी, हम तो ये जितने भी इत्तेहाद वगैरह बन रहे हैं तो पीपल्स पार्टी ने खुद अपने लिए बनवाए हैं। ठीक है, अगर ये अच्छे तरीके से प्ले करते तो इतने बड़े इत्तेहाद थोड़ी बनते। अब तो हर कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश में, क्योंकि सबको ही सर्वाइवल का मामला आ गया है ना बीच में, और डिलीवर कुछ हुआ नहीं है। तो इसको तो डिलीवर करने के लिए इतने अच्छे मौके थे, बाखुदा ये 15 साल हमारे पास होते हैं और इतना बजट हमारे पास होता, तो आप यकीन करें हमारे खिलाफ तो खड़ा ही नहीं होता कोई इलेक्शन में। चलिए सर, इस बार वफादारी शर्त है और उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी साथ में इक़्तिदार में होते हैं तो हमारे शहर की, हमारी सिंध की जरूर 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 कुछ तवज्जो दीजिए। हम बहुत परेशान हैं। शर्त गम गुसारी है वरना यूं तो साया भी, शर्त गम गुसारी है वरना यूं तो साया भी, साथ साथ चलता है दूर दूर रहता है। सर बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि महकमा पुलिस 30% शरह के साथ सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा करार दिया गया है। तो वो जो आवाम के महाफिज होते हैं उनके लिए ऐसी रिपोर्ट सामने आना लम्हा फ़िक्रिया है यकीनन। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि महकमा पुलिस सिंध में, केपी में और पंजाब में करप्शन में पहले नंबर पर है, जबकि बलूचिस्तान में इसका दूसरा नंबर है। तो आखिर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला इदारा जब ख़ुद करप्शन का शिकार होगा तो आवाम को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और इसका आखिर ज़िम्मेदार कौन है और किस तरह से इसको कम किया जा सकता है? इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक अशरफ मुग़ल साहब PhD क्रिमिनोलॉजी हैं, इसके अलावा 12 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, इसके अलावा सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस मामले पर हम बात करेंगे। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डॉक्टर तारिक साहब बताइएगा, सिंध में, पंजाब में, केपी में पहला नंबर, बलूचिस्तान में दूसरा नंबर, ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है और आपको क्या लगता है कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन और कैसे इसको कम किया जा सकता है? अगर आवाम ही एतमाद नहीं करेंगे पुलिस पर तो फिर तो जराइम की शरह में बेतहाशा इजाफा होगा, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इनवाइट किया, आपको मैं डिटेल बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो 30% जो उन्होंने
दी है, परसेंटेज दी है कि जिसके हिसाब से जो ना इसमें करप्शन में इजाफा हो रहा है। कहने का मकसद ये है कि देखें जी, आज भी हमारे पास जो पुलिस सिस्टम है, यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं पता इस बात को, आज भी हमारे पास जो पुलिस सिस्टम है जो पाकिस्तान में चल रहा है, ये 1843 का बना हुआ है। 1843, आई एम रिपीटिंग माई ओन वर्ड, 1843 में बना था और आज तक वही सिस्टम चल रहा है। 1947 से लेके आज तक 34 पुलिस कमीशन, कमेटीज, डेलीगेशन आए कि हम इसमें रिफॉर्म लाना चाहते हैं, लेकिन आज तक कोई रिफॉर्म्स नहीं आए। बात यह है कि हम जब भी कोई इवन घर भी बनाते हैं, कोई जगह भी बनाते हैं, तो हर 5 साल बाद, 10 साल बाद उसमें कोई ना कोई रिफॉर्म लाने की, कुछ ना कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं, 1947 से लेकर आज तक पुलिस में कोई रिफॉर्म आई नहीं। जब सारी दुनिया के अंदर हर जगह जो है ना लोग इसमें रिफॉर्म लेके आते हैं, सारी दुनिया में देख लें, इवन ब्रिटिशर्स को देख लें, उन्होंने 6 सालों के अंदर 60 सालों में 6 कमीशन लेके आए, पुलिस कमीशन लेके आए। लेकिन हम जब आप चीज को बेहतर करेंगे नहीं तो वो चीज कैसे सही होगी? अब करप्शन है, हम सारी दुनिया को हम कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया। कैसे? किसी ने उसको एनालाइज करने की कोशिश की? बांग्लादेश हमसे ऐसे आगे निकल गया कि 1976 के अंदर उन्होंने ब्रिटिश पुलिस सिस्टम था, जो सिस्टम था, उन्होंने कहा नहीं जी, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस सिस्टम, वी आर गोइंग टू मेक अवर ओन सिस्टम। तो उन्होंने 1976 में, मतलब 5 साल बाद ही उन्होंने पुलिस का सिस्टम जो है ना बनाया और वो रिफॉर्म लाए। इसी तरह उनके पास तो प्रोविंस है ही नहीं, उनके पास तो सारे डिस्ट्रिक्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने हर साल 2 साल बाद लाया। आज आप उनकी तरक्की देखें, सिमिलरली आप साउथ अफ्रीका को देखें, सिमिलरली आप कीनिया को देखें, सिंगापुर को देखें, और ऊपर जाए, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपको कोरिया को देखें। तो बात है कि जब तक आप किसी सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे तो कैसे उसके रिजल्ट निकलेंगे? ये तो फिर एक मतलब अब हम सब जिम्मेदार हैं, बीइंग ए सिविल सोसाइटी मेंबर, हम सब जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है, हर बंदा, एवरीबॉडी रिस्पॉन्सिबल। पुलिस एक वाहिद जगह ऐसी है जिससे कुछ सोसाइटी तरक्की करती है। इंटरनल सिक्योरिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस जी, लेकिन पुलिस तो ज़ाहिर आपको पता है, लेकिन जब कोई रिफॉर्म्स ही नहीं आए, कोई इसकी बेहतरी के लिए काम ही नहीं कर रहा, तो फिर तो ये चीजें आती हैं ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, आपके पुलिस पहले नंबर पर है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर का डिपार्टमेंट दूसरे में है, अदलिया तीसरे नंबर पर है। तो आपको लगता है कि ये तमाम इदारे सियासत का शिकार हैं, सियासी मकासद के लिए क्योंकि इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनमें इस्लाहात नहीं लाई जाती हैं और इसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो डॉक्टर साहब ने पहले बात की है सिस्टम रिलेटेड, रिफॉर्म रिलेटेड, और सिस्टम जो है उस हिसाब से जो आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिलेटेड और सिक्योरिटी थ्रेट्स को सूट करता है, उसके हिसाब से आपको रिफॉर्म्स करनी है। जैसे अभी एक रिफॉर्म हुई कि हर सूबे में टेररिज्म को डील करने के लिए आपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बना दिया, किसी ने स्पेशल फोर्स बना दी, किसी ने ऐसे डिवीजन बना दिए मुख्तलिफ प्रोविंसेस में। तो देखिए उसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि काउंटर टेररिज्म के रैली में बहुत अच्छा काम है। लेकिन अब जो नॉर्मल पुलिसिंग की आप जो बात करते हैं, नॉर्मल रेवेन्यू सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे पंजाब में उन्होंने पटवारी सिस्टम खत्म करने की कोशिश की कि उसको कंप्यूटराइज कर लें। तो उन इलाकों में, जिन इलाकों में वो सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया, वहाँ करप्शन काफी कम हो गई क्योंकि आपको पटवारी पर डिपेंड नहीं करना पड़ा। साइंटिफिक चीज हो गई, आप जाते हैं, पैसे जमा कराते हैं, आपको फर्द मिल जाती। तो ये तो सिस्टम रिलेटेड चीजें हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम रिलेटेड, हम किसी भी सिस्टम को तबाह बर्बाद करने के लिए एक्सपर्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है जो इस वक्त हो रही है और जिसकी वजह से आपकी करप्शन जो है वो हर डिपार्टमेंट में बढ़ती जा रही है। अभी अदलिया का अगर आप नाम लेते हैं तो देखिए एक टाइम पे हम ये कहा करते थे कि लोगों की तनख्वाहें कम है, पुलिस की तनख्वाहें कम है, रेवेन्यू की तनख्वाहें कम है, तो इसलिए वो करप्शन करते हैं। अब अदलिया में तो आपको तनख्वाहें पता है ना कि जजों की क्या क्या तनख्वाहें, कितनी पेंशनें, मतलब लाखों में पेंशन लेते हैं, लाखों में तनख्वाहें लेते हैं। हर एक जज साहिबान को जो है वो 400 2 किलोमीटर भी दूर रह रहे हैं तो 400 लीटर पेट्रोल दिया जाता है और बेतहाशा फैसिलिटी। लेकिन देखिए उनका नंबर तीसरा नंबर है। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारे जो इलीट्स हैं, अब वो इलीट्स में बहुत सारे लोग आते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल अथॉरिटीज नहीं आ जाती हैं, वो सिस्टम को, लोगों को, ऑफिशियल्स को, जो आप पुलिस ऑफिसर्स कह ले या रेवेन्यू कह ले या आप उसमें अपनी जुडिशरी कह ले, उनको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वो इंटरेस्ट पावर से भी रिलेटेड है, वो इंटरेस्ट जो आपकी पॉलिसीज को लेके आगे चलने पर रिलेटेड है, वो इंटरेस्ट जो है पॉलिटिकल
जो आपने किसी से बदला लेना है, जो आपने कंफ्रंटेशन करनी है, उससे भी रिलेटेड है। वो आपके गांव के अंदर, देहात के अंदर, इलाके के अंदर बरादरी से भी रिलेटेड है। वो आपकी जमीनों की जो दुश्मनियां हैं उनसे भी रिलेटेड है। वो आपकी इंटरनल राइवलरीज है उससे। तो उसमें जो पावरफुल आदमी होता है वो सिस्टम को अपने लिए मनूवर कर लेता है, ठीक। और जब सिस्टम को वो अपने लिए मनूवर करता है तो उसकी पेरोल पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। जो आज आपको देखिए कि अगर यहाँ पे एक जलसा होता है तो वो पता है कि एक बंदा मुजरिम है, लेके जाके वहां उसको पुलिस को सलूट कर रही होती है। जी। तो यहाँ भी जब तक ये आपकी उससे एक स्टेट सिस्टम नहीं होगा, बिल्कुल। जैसे उस वक्त तक, जैसे बरतानिया में आप जाएं तो वहां अगर कोई जुर्म हो तो वहां हमारी तरह FIR नहीं करती है, सही। वहां पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। जब इन्वेस्टिगेशन में शवाहिद जमा कर लेती है तो फिर वो इंसान को गिरफ्तार और करती सर है। यहाँ पे तो FIR कटवाना ये एक बहुत बड़ा मुश्किल तरीन मरहला होता है। डॉक्टर साहब, लोग तो थानों में अव्वल जाते ही नहीं है, कहना उनका यह है कि उनको लेने के देने पड़ जाते हैं, बल्कि वो खुद थानों में जाकर फंस जाते हैं। तो आपको लगता है कि इस सूरत हाल से मुजरिमान को और शय मिलती है और जराइम में इजाफे की एक बड़ी वजह यह भी है, और आप बेहतरी के लिए क्या तजवीज़ कहेंगे कि होनी चाहिए? देखें जी, पुलिस में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लोग, जो शरीफ आदमी होता है वो थाने में जाने से थोड़ा सा इस तरह बरतते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखें ना, बात फिर वही आ जाती है, जब आपका एक पुलिस में जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है वो आप उसको थोड़ा सा पहले नजर मारे ना, वो किस किस्म का सिस्टम है, उनको कौन लोग उनको जो ना पुलिस के अंदर भर्ती कर रहे हैं, कौन लोग पुलिस में ला रहे हैं। आखिर वही खेप आगे जाके ऑफिसर भी बननी है ना। एक ऑफिसर की ASI डायरेक्ट आ रहे हैं, एक कांस्टेबल डायरेक्ट आ रहे हैं, एक इंस्पेक्टर डायरेक्ट आ रहे हैं, एक DSP मतलब सारी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। यहाँ पे हर रैंक के ऊपर जो है डायरेक्ट भर्ती कर लेते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो कोई भी नाम आप उसको दे दें। वी आर नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ एनी पर्सन। लेकिन ये कि हम इस तरह करके पुलिस में ले आते हैं, जब ऐसे ले आते हैं फिर अपना ट्रेनिंग का सिस्टम देख लें। तो ट्रेनिंग का हमारा सिस्टम कोई कभी इतना आउटस्टैंडिंग सिस्टम हमारा रहा नहीं है कि किस तरह से। फिर आप उनकी फैसिलिटीज को देख लें, जो खासकर हमारे जो नीचे वाले जो स्टाफ है, जो लोअर सबॉर्डिनेट हैं, जो अपर सबॉर्डिनेट हैं, उनकी आप तनख्वाहों को, उनकी फैसिलिटीज को देखें। आपने पावर्स तो इतने सारे दे दिए उनको, लेकिन अब उस पावर्स को यूटिलाइज कैसे करना, फिर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो कि उन लोगों को कंट्रोल करे। आपने एक SHO बिठा दिया, ड्यूटी अफसर बिठा दिया, कोई भी आपने किसी भी रैंक अफसर कहीं पर भी आपने बिठा दिया, अब उसको कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए। वो ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, किसी किस्म का ही नहीं। आपको शिकायत हुई, आपने ट्रांसफर कर दिया, आपने सस्पेंड कर दिया, बात खत्म हो गई, 2 महीने बाद दोबारा वो वहीं पर आ जाता है। अब हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली 6 to 8% जो है कन्विक्शन रेट है, और वो भी किसमें कन्विक्शन रेट वो होता है कि जो खामोशी से आप छोटे किसी केस के अंदर बंदा पकड़ा गया, क्रिमिनल पकड़ा गया, और उसको जो है ना उन्होंने या तो उसने प्लीड गिल्टी कर ली, या फिर उसको जो है ना उन्होंने वो कर दी, सजा दे दी 2 महीने 6 महीने। कोई बड़े केस में आज तक नहीं पकड़ा गया। इसका क्या वजह है? वजह इसकी ये है कि हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है। हम लोग किसी तरह से, चाहे पॉलिटिकली कह लें, कोई किसी लेवल पर भी कर लें, वी पीपल आर नॉट रेडी टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स इन आवर सोसाइटी। हो सकता है शायद ये केस वो सूट करती हो। मुझे तो पुलिस को छोड़े हुए तकरीबन साल हो गए, मैंने तो LPR पे ले लिए, मैंने छोड़ दिए पुलिस को। लेकिन ज़ाहिर है मैं तो खानदानी पुलिस वालों 115 सालों से पुलिस में, तो ज़ाहिर है तो पुलिस का दर्द तो बहुत है, सोसाइटी का दर्द तो बहुत है हमारे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पुलिस के अंदर सजाओं का तनासुब आप क्या समझते हैं, कितना है? क्योंकि पुलिस के अंदर यकीनन काली भेड़ें मौजूद हैं, तो उनको सजाओं का तनासुब आपने क्या देखा है आज तक? बात यह कि सजाओं का तनासुब तो उस वक्त आप मैयर करेंगे ना, जब उसकी क्यूमुलेटिव रिपोर्ट जो है वो एनुअली 6 मंथली 3 मंथली आप जारी करेंगे कि आपके कितने केसेस डिसिप्लिन के हुए थे, कितने क्रिमिनलिटी पे हुए थे, कितने एब्सेंशिया में हुए थे, कितने मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर हुए थे। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। जब आप सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो वो फिर ये चीजें उस वक्त उस सिस्टम के अंदर इंडक्ट होंगी। फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा काम ऐसा है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट हो रहा है। जैसे मुशर्रफ साहब के जमाने में एक सिस्टम आया था कि जी आप पुलिस को जो है वो सेग्रीगेट करते, इन्वेस्टिगेशन अलग करते, ऑपरेशनल पुलिस अलग करते, उसके साथ साथ आप जो ऊपर हिरार्की है उसको आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से निकाल के आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर ले आए, IG को आप एक इंडिपेंडेंट कर दे। अब ये तमाम चीजें वो थी जो एक तरीक़ाकार से आपको सिस्टम रिफॉर्मेटी की तरफ जानी थी। यानी अगर बाहर की आपको फिर मॉडर्न लाइन्स पे लेके आना पड़ेगा ना, कि मॉडर्न लाइन्स में दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह पुलिस मॉडर्न लाइन्स पे ऑपरेट करती है। क्या वो इस तरह जापान में देखें
पुलिस किसी के कंट्रोल में नहीं है, उनका जो अपना चीफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो ना अगर वो ना चाहे तो प्राइम मिनिस्टर की बात भी नहीं सुनता। इस तरह बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पे आपको सिस्टम स्टडी करके अगर हम उस चीज को इम्पोज करेंगे वो सिस्टम रिफॉर्म्स होगी, और सिस्टम रिफॉर्म्स को फिर आपको इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा। यानी जैसे आप इंडिया में देखिए कि इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ तो कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आती ना, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इतना इख्तियार दे दिया है कि वो चीजों को सुपरवाइज कर लेता है। करप्शन वहाँ भी होती है, मेल फंक्शनिंग वहाँ भी होती है, गलत वोटिंग वहाँ भी होती है, लेकिन एक सिस्टम चल रहा है। अब हमारे यहाँ देखिए क्या चीज है, तो जिस वक्त तक आप सिस्टम को मॉडर्न लाइंस पे ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे और ग्राउंड रियलिटी को उसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, मुल्क की पिक्युलरिटीज को शामिल नहीं करेंगे, अपने जो सिस्टम के अंदर जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स है, जो बरादरी से भी ताल्लुक रखती है, जो आपके जरिए, उनको नहीं, उस वक्त तक तो आप किसी चीज को फूल प्रूफ बनाई। फिर यही सिस्टम है जो 1938 का या 1938 का वही चलता है। हमारा भी लॉ ऑफ एविडेंस जो है, आपका कानून शहादत जो है, आप हैरान होंगी कि उस कानून शहादत को हमने सिर्फ उसका ज़ियाउल हक ने नाम चेंज करके लॉ ऑफ एविडेंस कर दिया। बाकी अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो उसमें 1834 की चीजें नजर आएंगी आपको। तो फिर प्रोसिक्यूशन किस तरह चीज को प्रूव करेगी? बिल्कुल ठीक है। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और जो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से अगर निज़ाम भी चेंज हो तो उसके बाद ही फिर हम कुछ बेहतरी की जानिब जा सकते हैं, और पाकिस्तान का जिस तरह से इमेज दुनिया में जा रहा है इसको तब्दील किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।